গত 15 মে ফাঁসি দেওয়া কান্তিভিটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর হেলোগাছ গ্রামে ঘটনাস্থলে আসলেন সাংসদ রাজু বিস্তা। তিনি আহত মৃতের পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানিয়ে বলেন, 3 জনের মৃত্যু হয়েছে এবং গোটা গ্রামে 13 জন আহত। বর্তমানে 16 জন আহত সুস্থ হয়েছেন এবং বেশ কয়েকজন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। দুঃখজনক এই ঘটনা পরিবারের পাশে রয়েছি। আহতদের চিকিৎসা নিয়ে মেডিকেল কলেজে দোষ নেই, পরিকাঠামো নেই, কি করবে? আহতদের পরিচর্যা নিয়েও কারো হেলদোল নেই বলে তিনি জানান। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। পরিবারের পাশে রয়েছি, মেডিকেল কলেজে গিয়ে পুরো পরিস্থিতি খতিয়ে দেখব বলে সাংসদ রাজু বিস্তা জানান। নেশামুক্ত অভিযান শুরু করার আশ্বাস দেন তিনি। সমাজ থেকে নেশামুক্তের প্রস্তাব রাখেন তিনি। सबसे पहले तो मैं चुनाव के बाद बहुत दिनों बाद अपने क्षेत्र में आया हूँ। आप सबकी जानकारी में है ही कि पार्टी ने दिल्ली में और प्रांतों में मुझे जिम्मेदारी दी थी, वो सब करते हुए, और कल और आज मैं कलकत्ता और खड़गपुर में था। उसके बाद अपने क्षेत्र में लौटा हूँ। 2-3 घटनाएं इस बीच में घटी है। एक तो मुझे बड़ा खेद है कि फांसी देवा के अंदर में जो रोड एक्सीडेंट हुआ उसमें 23 लोगों हमारे बीच 23 लोग मतलब टोटल जो है 3 लोग नहीं रहे और 28 लोग का अस्पताल में इलाज लगातार चलता रहा। और अभी भी डॉक्टर से मेरी बात हुई, उसमें से जो है 12 लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। कुछ लोग घर और डिस्चार्ज वो लोग कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी घटना है, बहुत दुखद घटना है और परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। और मैं क्षेत्र में आया हूं तो कल कुछ परिवार के यहाँ जा कर के मैं अवश्य मिलूँगा। और उसके साथ ही 6 दिन पहले जो नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में जो घटना घटी, एक रिसर्च स्कॉलर बहुत जो अप्रिय घटना जिसको मैं कह सकता हूँ, बहुत संदिग्ध अवस्था में जो इस तरह से मृत्यु हुई। और सीधा आरोप है कि वहीं के NBU से जुड़े हुए प्रोफेसर और वहीं पे काम करने वाले कर्मचारी और ख़ास करके TMC से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल है। तो मैं इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कमिश्नर यहीं पे हैं, पुलिस वाले हैं, प्रशासन है, इसकी जांच होनी चाहिए जिससे दोबारा इस तरह की घटना नहीं हो। परिवार ने एक बेटी को खोया है और सिलीगुड़ी शहर के बीचों बीच इस तरह की घटना घटती है। फिर सिलीगुड़ी के जो बासिंदा हैं उनके मन में एक हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और तत्काल इस पे जांच हो और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। और आपको ये नौकरी मिली इसीलिए है कि जनता सुरक्षित रहे आपके रहते हुए। कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में वो नहीं हो रहा है, ये आपकी जवाबदेही है, ये आपकी जिम्मेदारी। आप जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, नहीं तो आपको भी जवाबदेही इसके लिए बनना पड़ेगा। और विशेष करके जो जिस तरह की घटनाएं पिछले 5-7 दिनों के अंदर में साधु संतों के ऊपर में जो आक्रमण हो रहा है, आश्रम मठ मंदिर के ऊपर जो आक्रमण हो रहे हैं, और रामकृष्ण मिशन के ऊपर में, भारत सेवा आश्रम के ऊपर में, स्थल के ऊपर में जो साधु संत जो हमारी आस्था को बचा के रखते हैं, भारत की आत्मा को जो बचा करके रखते हैं, भारत की संस्कृति परंपरा हमारी धर्म व्यवहार को बचा करके रखते हैं, उनके ऊपर सीधा इस तरह का राजनीतिक आरोप मुझे लगता है किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी प्रांत के लिए अच्छा नहीं है। और बेहतर ये होता कि TMC धर्म में या मठ में, मंदिर में और आश्रम में, और विशेष करके साधु संत के साथ जो है राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए था। ये उन्होंने किया है, स्वयं मुख्यमंत्री ने किया है, बहुत दुखद है। याद रखना, आज भी 7 करोड़ से ज़्यादा हिंदू पश्चिम बंगाल में रहते हैं और हिंदू कमज़ोर नहीं है। हमारे अंदर सहनशीलता बहुत है, ये उसी का रूप आप देख रहे हो। लेकिन जिस दिन हमारा मन बन जाएगा फिर TMC के लिए वो ठीक नहीं होगा। और ऐसा कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और बुद्धि खराब हो चुकी है। और ये सीधा दर्शाता है कि TMC बुरी तरह इस चुनाव में हार रही है। इसलिए साधु संतों के ऊपर में आक्रमण हो रहा है, उनकी ज़मीनों के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है। और ये तालिबानी शासन कहीं से भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
और ममता दीदी ने ये बताना पड़ेगा कि वो ममता बनर्जी है कि ममता बेगम है। मुझे लगता है उन्होंने अपना धर्म बदला है और अपना चरित्र बदला है, और आज टीएमसी के भी लाखों जो उनके कार्यकर्ता है वो स्वयं भी दुखित है। और मैंने तो अभी देखा कुछ दिन पहले सिलीगुड़ी के अंदर में टीएमसी के जो है जिला अध्यक्ष से लेकर के सब रामनवमी के कार्यक्रम में थे, बड़े उत्साह के साथ थे। तो क्या सिर्फ वो धोखा था वोट मांगने के लिए? मुझे लगता है इन सब चीज़ों में राजनीति नहीं होना चाहिए। इससे जितना नेता और पार्टी बचे उतना ही अच्छा है, मेरा ऐसा मानना है। और अगली बात, मैं क्योंकि दिल्ली में था तो अपने क्षेत्र में जो काम को आगे बढ़ाना है उस काम में मैं ऑलरेडी लग गया हूँ। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जो बालासन से आर्मी कैंट तक रोड बनना है उसके अंदर में दार्जिलिंग मोड़ से जो है चंपासरी पार होने तक एक्स्ट्रा कुछ काम की स्वीकृति मिली है, और जिसमें उस आसपास में रहने वाले लोगों से लेकर के जो है तमाम तरह की जो है दिक्कतें से जो उनको सामना करना पड़ रहा था उससे कुछ हद तक राहत मिलेगी। और उसके कारण जो है दार्जिलिंग मोड़ से चंपासरी तक रहने वाले जनता को काफ़ी उससे जो है फ़ायदा पहुंचने वाला है। दूसरी बात, इमीडिएटली जहां पे आर्मी कैंट में रोड ख़त्म हो रहा है वहां से आता है, उसके ऊपर में आरओबी बनेगा, उसके ऊपर में एलिवेटेड रोड बनेगा, और सिक्किम और कालिम्पोंग जाने की जनता के लिए जहां आज घंटों जाम में फंसा रहना पड़ता है उससे उनको मुक्ति मिलेगी। ये 11 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड इसकी भी स्वीकृति हो चुकी है। और इतना ही नहीं, जो सबसे अहम जो काम है जो अभी होना है वो कोरोनेशन ब्रिज का अल्टरनेटिव ब्रिज, रेलवे के बराबर, यानी रेलवे का जो ब्रिज है उससे थोड़ा 200-300 मीटर पहले ही करीब 4 किलोमीटर की ब्रिज बनेगी। अप्रोच रोड मिला के 6 किलोमीटर का ब्रिज बनेगा, और सीधा जा कर के जब हम कोरोनेशन ब्रिज पार करके आगे जाते हैं एक रेलवे का छोटा ओवर ब्रिज आता है, वहाँ तक सीधा जा कर के वो जुड़ेगा। 10 किलोमीटर से ज़्यादा हमको कम चलना पड़ेगा, पेट्रोल की बचत होगी, समय की बर्बादी की बचत होगी। और भविष्य में आज यहाँ से सेवक पहुँचने में 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, आप सिलीगुड़ी से सेवक तक जो है 12 से 15 मिनट में आप पहुँच सकेंगे। ये एक नया काम इस क्षेत्र के लिए हो रहा है, नया कोरोनेशन ब्रिज बन रहा है, और NH10 जो बहुत खस्ता अवस्था में है उसको लेकर के भी एक व्यापक जो है काम हुआ है, और विशेष करके कालिम्पोंग और सिक्किम की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। और ऑलमोस्ट ऑल वेदर रोड एक अलग तरीके का सड़क उसके बराबर में बनेगा, बहुत सारे टनल्स भी उसके अंदर में बनेंगे। तो ये आए दिन जो भूस्खलन की समस्या होती है उससे मुक्ति भी इस क्षेत्र की जनता को मिलेगा। यहाँ पे सुखना के अंदर में 4 लेन रोड बन रहा है, उसकी 20 करोड़ की स्वीकृति हो चुकी है। 1-2 काम और भी छोटे छोटे उसके बाद भी हैं, उसमें कुछ समस्या आई है। तो मैं कल PWD, NH और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बैठक करूँगा, और कुछ पेड़ वहाँ पे कटने हैं और वो उठा करके सीधे जो है दूसरे क्षेत्र में लग जाएंगे। पर्यावरण का भी नुकसान नहीं होगा, और साथ ही साथ जिस क्षेत्र में जो विकास से वंचित है वहाँ विकास भी होगा, क्योंकि उस रोड के अंदर में आए दिन बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, उसको ध्यान में रख करके उसको 4 लेन बनाया जा रहा है। और रिंग रोड का काम में थोड़ा देरी है, अभी 2-3 DPR तैयार हो रहे हैं। और बागडोगरा एयरपोर्ट PIB की एक बैठक होनी थी, PIB अप्रूवल मिल चुकी है, एनवायरनमेंट की क्लियरेंस मिल चुकी है स्टेट की तरफ से। अब उसमें एक जो है एक कमेटी की एक्सपेंडिचर कमेटी की बैठक होनी है, वो 10-12 दिन में कभी भी हो जाएगी। फिर वर्क ऑर्डर इशू हो जाएगा जो कॉन्ट्रैक्टर ऑलरेडी फाइनल हुआ है। तो क्षेत्र में जो विकास के काम होने चाहिए उसमें भी पूरी नज़र है, और आने वाले समय में बहुत तेज़ी के साथ सिलीगुड़ी, पूरा दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और सिक्किम का क्षेत्र आगे बढ़ेगा। आपको कुछ प्रश्न? मुझे ऐसा लगता है 10-12 दिन में अगर वो एक्सपेंडिचर कमेटी की क्लियरेंस मिल जाएगी, उसके स्टेटली जहाँ पे आर्मी कैंट में रोड खत्म हो रहा है वहाँ से 1 किलोमीटर आगे जा करके फिर 11 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बनेगा, और सीधा वो सेवक पार आरओबी के बाद, यानी जो सेवक के बाद जो रेलवे का लाइन क्लियरेंस मिल जाएगी उसके 10-15 दिन बाद
हम लोग इसको शिलान्यास करके काम को चालू कर दें। বিভিন্ন জায়গায় তো প্রচার চলছে, কেমন সারা পাচ্ছে? বিভিন্ন জায়গায় তো প্রচার চলছে, কেমন সারা পাচ্ছে? अच्छा प्रचार और ये चुनाव का समय होता ही है, लेकिन एक बात तय है, भारतीय जनता पार्टी 400 पार है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। भारत बहुत मजबूत बना है। तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी और जिस तेजी के साथ भारत विकास कर रहा है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को गर्व होगा। काल भी यहाँ पर रखा बोला था कि सिर्फ एडमिशन नहीं मिला, कमीशन पर एडमिशन नहीं दिए थे, बताया हुआ है। ऐसा आपकी पता नहीं किससे बात हुई, मेरी एयरपोर्ट के जो डायरेक्टर है डायरेक्ट कल ही मेरी उनसे बात हुई थी, तो उनका ये कहना था भी एक्सपेंडिचर कमेटी का बैठक होना है, बाकी सब तरह की क्लियरेंस काल भी आपने बोला था। हाँ, अभी उसके ही एक जो है कमेटी का बैठक होना है और बाकी सब क्लियरेंस हो चुकी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।